जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। सो सुपरवाइजर स्पेशलाइजेशन पोर्शन हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट 6 में गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट स्कीम वाले लेक्चर में। अपने लास्ट लेक्चर में हमने अडॉप्शन वाला टॉपिक जो है वो कवर करा था। आज गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर ही आपका एक टॉपिक है दैट इज फॉस्टर केयर, उसको हम देखेंगे। जिसने अडॉप्शन वाला लेक्चर नहीं देखा है डू विजिट और वो लेक्चर पहले कंप्लीट करें, क्योंकि उसके बाद ही फॉस्टर केयर वाला लेक्चर देखने का बेनिफिट है। ये दो जो टॉपिक्स हैं ना, फॉस्टर केयर और एडॉप्शन, ये दोनों मिलते जुलते टॉपिक है, बट देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द बोथ। एडॉप्शन और फॉस्टर केयर में क्या फर्क होता है, पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो, एडॉप्शन, सपोज करो एक पर्सन ने, किसी एक पेरेंट ने किसी को अडॉप्ट करा, किसी बच्चे को अडॉप्ट करा। जब आप अडॉप्ट करते हो तो अडॉप्ट करके वो जो बच्चा अडॉप्ट किया जाता है वो लीगल अडॉप्शन होती है। लीगली मतलब उसको सारे आपके प्रॉपर्टी के राइट्स मिलेंगे उस बच्चे को, सारे जस्ट लाइक जैसे आप बायोलॉजिकल अपने बच्चे को ट्रीट करते हो वैसे ही लीगली उस अडॉप्शन वाले बच्चे को ट्रीट किया जाता है। बट फॉस्टर केयर में ऐसा नहीं होता। फॉस्टर केयर मतलब टेम्परेरली किसी बच्चे को अडॉप्ट करना। जब आप टेम्परेरली किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हो और उसके बाद जो है वो बच्चा वापस अपनी सर्कमस्टांसिस में वापस चला जाता है, दैट इज नोन एज फॉस्टर केयर। तो जो हमारी अडॉप्शन होती है वो एक तरह की परमानेंट होती है, लीगल होती है, बट फॉस्टर केयर लीगल नहीं होती है, टेम्परेरी होती है। परमानेंट अडॉप्शन जैसे होती है वो पहले रिलेटिव्स को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई बाहर वाला पर्सन भी कर सकता है। फॉस्टर केयर में भी रिलेटिव भी कर सकते हैं, आउटसाइडर भी कर सकता है। बट फॉस्टर केयर में कोई लीगल राइट्स नहीं होते हैं, बट अडॉप्शन में लीगल राइट्स होते हैं। अभी हम इस लेक्चर में ये सारी चीज़ें समझेंगे, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले फॉस्टर केयर होती क्या है। देखो, फॉस्टर केयर एक ऐसा अरेंजमेंट है, ध्यान से सुनो, फॉस्टर केयर एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें क्या होता है कि टेम्परेरी बेसिस पे किसी बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है, टेम्परेरी बेसिस पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो क्या होता है कि कोई ऐसा ना हो, बट अगर किसी पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो जाता है, वो नहीं रहते, तो उनका अगर बच्चा है कोई छोटा सा, उसके मे बी रिलेटिव, कोई मासी, कोई भूआ या कोई आउटसाइडर भी है, उस बच्चे को लेना चाहता है टेम्परेरी बेसिस में, ताकि जब वो बच्चा जवान हो जाएगा वो खुद अपनी जिम्मेवारियों को समझ सके। वो जो टेम्परेरी बेसिस में बच्चे को अडॉप्ट किया जा रहा है ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसिस, अगर बच्चा उनको लगता है कि सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो उस चीज को बोलते हैं फॉस्टर केयर, ठीक है। अब वो परमानेंटली उसको लीगली अडॉप्ट नहीं करें, जस्ट टेम्परेरी बेसिस में उसको रख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं फॉस्टर केयर, ठीक है। अब यहाँ पर जो फॉस्टर केयर वाला कंसेप्ट है ना, फॉस्टर केयर के लिए गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। अडॉप्शन में ऐसा नहीं होता। अडॉप्शन में आपने वो बच्चा ही पूरा अडॉप्ट कर लिया तो वो तो आपका ही हो गया। फॉस्टर केयर में क्या होता है, आपने जस्ट बच्चे को केयर करनी है, उसके लिए आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड होता है। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो कुछ देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयरिंग एंड रिहैबिलिटेटिंग द चाइल्ड कम्स अंडर फॉस्टर केयर। तो फॉस्टर केयर के अंदर क्या होता है, एक तो केयरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई जाती है और चाइल्ड को रिहैबिलिटेट किया जाता है वापस, मतलब जब इंप्रूव होने के बाद वापस उसको रिहैबिलिटेट किया जाता है। ये सारा किसके अंडर आता है, फॉस्टर केयर। दिस केयर इज अंडरटेकन बाय अनरिलेटेड फैमिली। देखो, सबसे पहली बात, फॉस्टर केयर के लिए सबसे पहले तो अगर कोई पर्सन, उसकी फैमिली का कोई रिलेटिव है, अगर वही किसी बच्चे को फॉस्टर केयर के लेना चाहता है वो ले सकता है। अगर वो नहीं ले रहा तो कोई अनरिलेटेड फैमिली भी फॉस्टर केयर के लिए बच्चे को ले सकती है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि अनरिलेटेड फैमिली को अलो नहीं है। अनरिलेटेड फैमिली, अनरिलेटेड मतलब जो आपके रिलेशन में नहीं है, वो भी फॉस्टर केयर के लिए बच्चे को ले सकते हैं। ये चीज़ याद रखनी है। फाइनेंशियल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू द फॉस्टर पेरेंट फॉर नर्चरिंग द चाइल्ड। तो चाइल्ड को नर्चर करने, यहाँ पर जस्ट बच्चे की ग्रोथ की जा रही है। वो बच्चा आपका अपना लीगल बच्चा नहीं, मतलब आपने उसको अपनी प्रॉपर्टी नहीं देनी है, सारे लीगल राइट्स नहीं देने, जस्ट आप उस बच्चे को नर्चर कर रहे हो। तो नर्चर करने के लिए आपको गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है फॉस्टर केयर के अंदर। फॉस्टर केयर टेम्परेरी होती है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। एडॉप्शन में फॉस्टर केयर में मैंने एक डिफरेंस भी बनाया हुआ टेबल, उसके थ्रू भी आपको समझा दूंगा। मेन आपको डिफरेंस ही समझना है, एग्जाम में आपको इस तरह से कंफ्यूज किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फॉस्टर केयर परमानेंट होती है तो नहीं होती है। क्या एडॉप्शन में आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है? नहीं दिया जाता। भाई अडॉप्ट ही कर लिया आपने बच्चों, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस क्यों देना है? फॉस्टर केयर में फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। फॉस्टर केयर जो है जस्ट नर्चरिंग के लिए होती है चाइल्ड के। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, वाई चिल्ड्रन एंटर फॉस्टर। अब बच्चे फॉस्टर केयर में आते क्यों हैं, क्यों उनको फॉस्टर केयर में आना पड़ता है? पहली बात, बिकॉज ऑफ नेग्लेक्ट फ्रॉम पेरेंट्स। तो कई बार पेरेंट्स जो हैं ये बहुत गलत करते हैं कि अपने बच्चा पैदा होने के बाद उसको कहीं छोड़ देते हैं बाहर। आपने देखा होगा, ये चीज़ नोटिस करी होगी, रोड्स वगैरह में, न्यूज़ में भी आप सुनते हो। तो बेसिकली नेग्लेक्ट कर देते हैं पेरेंट्स बच्चों को, तो इसलिए उनको फॉस्टर केयर में जाना पड़ता है। अब्यूज़, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उसके बेसिस पे भी फॉस्टर केयर में बच्चे जाते हैं। कोई फैमिली में क्राइसिस आ गया, मे बी जैसे मैंने एक्सीडेंट की एग्जांपल दी, तब भी बच्चे को अगर संभालने वाला कोई नहीं है तो फॉस्टर केयर का कंसेप्ट आता है। और द चाइल्ड्स एक्टिंग आउट ऑफ होम। कई बार क्या होता है, बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं
और अगर घर छोड़ के चले जाने के बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाते तो पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन उनको जब देखती है स्ट्रीट चिल्ड्रन को तो उनको फॉस्टर केयर में छोड़ सकती है। तो कई बार बच्चे खुद भी घर से बाहर चल जाते हैं तो ऐसे बच्चों को भी फॉस्टर केयर में रखा जाता है। तो क्या देखा, अगर हम नेग्लेक्ट किया था, ये तो सब कॉमन चीज़ें हैं, ये ऑलरेडी आपको पता है, मेरे को जस्ट इनको एक फ्रेम करके आपको इस तरह से समझाना है ताकि एग्जाम में कोई भी चीज़ आए तो वहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो। तो बेसिकली अगर पेरेंट्स भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, अब्यूज भी हो सकता है, फैमिली क्राइसिस वाली कंडीशन भी हो सकती है, या चाइल्ड आउट एट होम घर से निकल जाते हैं, और भी बहुत सारे रीजंस की वजह से बच्चे जो हैं वो घर छोड़ के चले जाते हैं या बच्चों के को संभालने वाला कोई नहीं होता, तो फॉस्टर केयर वाला कंसेप्ट वहां पर अराइज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि अडॉप्शन एंड फॉस्टर केयर में क्या फर्क है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात, जो फॉस्टर केयर है वो चाइल्ड एजेंसी की कस्टडी में रहता है, मतलब वहां पर यहाँ पर ना जो फॉस्टर केयर वाले कंसेप्ट में चाइल्ड हमेशा कोई एजेंसी की निगरानी में रहता है। तो ये चीज़ आपने याद, कोई एजेंसी होगी वो चाइल्ड फॉस्टर वाली चीज़ों को कवर करेगी। ठीक है, एडॉप्शन में कोई कस्टडी नहीं होती है, एक बार बस रूल्स होता है, मैंने आपको एडॉप्शन वाले लेक्चर में बताया, वो फॉलो हो जाएगा, उसके बाद चाइल्ड को पेरेंट्स अडॉप्ट कर लेंगे, प्री फॉस्टर केयर के बाद अडॉप्ट कर लेंगे, जब अडॉप्ट कर लेंगे उसके बाद कोई यहाँ पर किसी भी एजेंसी का लेना देना नहीं होता, वो पूरी अडॉप्शन हो जाती है, वो एक लीगल पेरेंट बन जाते हैं। ठीक है, उस बच्चे के। फॉस्टर केयर में क्या होता है, बर्थ पेरेंट्स राइट्स आर नॉट टर्मिनेटेड। देखो फॉर एग्जांपल क्या है, एक बच्चा था, मैंने आपको बोला, उसको क्या करते हैं पेरेंट्स निगलेक्ट कर देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, उसको अगर आप फॉरेस्ट नहीं फॉस्टर केयर में छोड़ देते हैं, ठीक है, फॉस्टर केयर में छोड़ देते हैं, अब उस बच्चे के जो माँ बाप थे, बर्थ वाले माँ बाप थे, उनके राइट्स अभी भी बच्चे पे बने रहते हैं, क्योंकि फॉस्टर केयर एक टेम्परेरी आपने फॉस्टर केयर में छोड़ा हुआ है, परमानेंट नहीं है। तो फॉस्टर केयर में जो बर्थ पेरेंट्स हैं उनके राइट टर्मिनेट खत्म नहीं होते, बट अडॉप्शन में बर्थ पेरेंट्स के राइट टर्मिनेट हो जाते हैं। जिस पर्सन ने अडॉप्ट कर लिया उसको ही सारे लीगल राइट्स बच्चे के मिलते हैं, जिस पेरेंट ने जन्म दिया था उसके राइट्स नहीं बचते। तो अडॉप्शन में बर्थ पेरेंट्स के राइट खत्म हो जाते हैं, इस चीज को ध्यान से समझो। जो अडॉप्शन होती है उसमें जिस पेरेंट ने बच्चे को जन्म दिया था उसके राइट्स खत्म हो जाते हैं, और जिसने अडॉप्ट किया था उसको सारे लीगल राइट्स मिल जाते हैं, सारे बायोलॉजिकल चाइल्ड के राइट्स सारे ही उसको मिल जाते हैं। बट फॉस्टर केयर में ऐसा नहीं होता, फॉस्टर केयर में बर्थ पेरेंट्स के अभी भी राइट्स जो है वो पूरे मेंटेन रहते हैं, वो टर्मिनेट नहीं होते हैं। ठीक है, और फॉस्टर केयर में और क्या होता है, पेरेंट्स कैन नॉट मेक मेजर डिसीजन। हाँ, फॉस्टर केयर में क्या होता है, अब पेरेंट जो है वो परमानेंट पेरेंट तो है नहीं है, ठीक है, परमानेंट पेरेंट नहीं है, तो परमानेंट पेरेंट नहीं है तो इसलिए वो बच्चे के मेजर डिसीजन नहीं ले सकते फॉस्टर केयर में। बट अडॉप्शन में वही लीगल पेरेंट्स है तो वो कोई भी बच्चे के रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम फॉस्टर केयर की बात करें, पेरेंट्स आर नॉट फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल। अब फॉस्टर केयर में पेरेंट्स फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फाइनेंशियल हेल्प उनकी कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। ठीक है, ड्यू टू इट्स डिफरेंट एजेंसीज। बट यहाँ पर अडॉप्शन के केस में जो पेरेंट्स हैं वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। ठीक है, वही सारी सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट, द चाइल्ड डज नॉट हैव द लास्ट नेम ऑफ द फैमिली। हाँ, अगर फॉस्टर केयर की बात हो रही है तो बच्चे को फैमिली का नाम नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी के नाम के आगे गुप्ता लगता है, कुमार लगता है, दिस दैट, वो नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर लास्ट नेम मिल जाता है, क्योंकि जिसने अडॉप्ट करा है वो अपने बच्चे का अपने सर नेम की तरह नेम रख सकता है। वो अडॉप्शन में होता है, बट फॉस्टर केयर में ऐसा नहीं होता है। फॉस्टर केयर में द चाइल्ड डज नॉट हैव इनहेरिटेंस राइट। ये नहीं है कि जिसने अडॉप्ट करा है फॉस्टर केयर जहाँ पर बच्चा जिसके घर रह रहा है तो उसकी इनहेरिटेंस वाले राइट उसमें नहीं आ जाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी ये वो सारे राइट्स नहीं आ जाएंगे। बट अडॉप्शन के केस में इनहेरिटेंस राइट्स भी लाई करते हैं। तो सिंपल समझो कि अगर आपने एक बच्चे को लिया और अपने घर में ले आए और अपने बच्चे की तरह ट्रीट करा, अपने बच्चे की तरह रखा और अपने बच्चे की तरह उसको लीगल राइट्स दिए, वो अडॉप्शन में आता है। और अगर किसी बच्चे को आपने टेम्परेरी घर पे लाया, उसको नर्चर किया, ग्रो करा और उसके बाद उसको छोड़ देना है आपने, तो वो फॉस्टर केयर में आता है। इसके लिए आपको गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। आई होप आपको ये डिफरेंस इजिली समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट, फॉस्टर पेरेंट्स की अगर हम बात करें, पीपल हु ऑफिशियली टेक अ चाइल्ड इनटू देयर फैमिली में लाते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है, मेंशन है किसी पीरियड के लिए, ये नहीं है लाइफ टाइम के लिए। विदाउट बिकमिंग चाइल्ड्स लीगल पेरेंट, तो बच्चे के लीगल पेरेंट्स नहीं बन रहे, जस्ट क्या करते हैं, एक चाइल्ड को लाते हैं अपनी फैमिली में एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वो क्या आ जाते हैं, फॉस्टर पेरेंट। ठीक है, अब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है फॉस्टर केयर के, कुछ देख लेते हैं। चाइल्ड मस्ट हैव अ फैमिली लाइक इन्वायरमेंट। देखो सबसे पहली बात, फॉस्टर केयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज देखी जाती है कि जो फैमिली लाइक इन्वायरमेंट उस बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं, उन्हीं को ही फॉस्टर केयर में पेरेंट्स जो है डिक्लेयर किया जाता है। चाइल्ड की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाना चाहिए, तो ये भी फैमिली का, जो भी फॉस्टर फैमिली बन रही है उस बच्चे के लिए, तो उसके लिए भी नेसेसरी है कि वो चाइल्ड की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को क्या करे, इंश्योर करे। सिबलिंग एंड ट्विंस शुड बी प्रेफर्ड इन वन फैमिली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो अगर दो बच्चे थे, जो दो ट्विंस, फॉर एग्जाम्पल जैसे फीमेल फेटिसाइड और फीमेल के रिलेटेड अत्याचार होता है, मान लेते हैं कि दो ट्विंस बेटियां होती हैं किसी के घर पे, ठीक है,
2 ट्विंस बेटियां होती हैं किसी के घर पे, 2 ट्विन फीमेल बेबीज जो हैं वो किसी के घर पे बॉर्न होती हैं। अब क्या होता है, वो फैमिली ड्यू टू सर्टन रीजंस की वजह से ये गलत काम करते हैं कि उन 2 बेटियों को कहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है। अब उन 2 बेटियों को अगर सपोज करो इन एजेंसीज के पास वो बेटियां पहुंचती हैं, अब वो एजेंसी का ये काम है, एजेंसी क्या प्रेफर करेगी कि उन दोनों बेटियों को, दोनों फीमेल को, दोनों ट्विंस को, दोनों सिबलिंग्स को क्या करें, एक ही फैमिली में छोड़ें। दोनों एक ही फैमिली में ग्रो करेंगी, अच्छे से ग्रोथ होगी उनकी और आपस में बॉन्डिंग भी बनी रहेगी। इसलिए कहा गया है कि सिबलिंग्स और ट्विंस अगर हैं उनको प्रेफर किया जाता है कि एक ही फैमिली में फॉस्टर केयर के अंडर छोड़ा जाए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। रिकॉग्नाइजिंग द राइट ऑफ चाइल्ड टू ग्रो इन अ फैमिली लाइक एनवायरमेंट, तो हमें चाइल्ड के राइट्स को रिकॉग्नाइज करना है ताकि वो फैमिली की तरह, फैमिली लाइक इन्वायरमेंट में ग्रो हो सके। और उसके बाद यहाँ पर और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट खर्चा दे रही है तो उस खर्चे का यूटिलाइजेशन जो है बच्चे पे ही होना चाहिए, ये नहीं है कि वो फॉस्टर पेरेंट्स अपने लिए यूज कर रहे हो। तो बेसिकली ये चीजें भी आपने याद रखें, दीज आर सम ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फॉस्टर केयर। अब कौन कौन से कैटेगरी के चिल्ड्रन जो है वो एलिजिबल है फॉस्टर केयर के लिए, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, ठीक है। एक गाइडलाइंस है गवर्निंग एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन 2015 की, 2015 की गाइडलाइंस गवर्निंग एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन, एक ऐसी गाइडलाइंस हैं जो गवर्न करती है कि कैसे चिल्ड्रन की एडॉप्शन होगी। उसके अकॉर्डिंग जो है जो चिल्ड्रन 0 से 6 साल, मतलब जो अभी बच्चा जिसका जन्म हुआ उधर से लेकर 6 साल की उम्र तक का बच्चा जो है वो प्रेफर किया जाता है एडॉप्शन के लिए। किसके लिए प्रेफर किया जाता है? एडॉप्शन के लिए। आप उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हो क्योंकि वो एक तरह का आपका लीगल बच्चा बन जाएगा और वो लाइफ टाइम आपके रहेगा। क्योंकि 0 से 6 साल का बच्चा अडॉप्ट करने से ये होता है कि उस बच्चे को अपनी पीछे वाली फैमिली की इतनी नॉलेज नहीं होती, याद नहीं होती, तो आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, वो आपकी फैमिली में भी स्टेबल हो सकता है। इसलिए एडॉप्शन जो है 0 से 6 साल तक कंसिडर की जाती है इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। दीज आर द गाइडलाइंस, ठीक है। और जो बच्चे हैं जिनकी एज ग्रुप 6 से 18 साल है उनको फॉस्टर केयर के अंदर लिया जाता है। 18 साल के बाद तो वो मैच्योर हो गया ना, इंडियन सिटीजन, तो इसका मतलब 18 साल के बाद नहीं, 18 साल तक, 6 साल से 18 साल तक बच्चा अगर कोई है उसके साथ ऐसी कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है या फैमिली क्राइसिस आ जाता है या कुछ भी ऐसा हो जाता है या फैमिली से वो बाहर निकल जाता है तो उसको फॉस्टर केयर के अंदर प्रेफर किया जाता है। तो ये चीज़ आपने याद रखना है, 0 से 6 साल एडॉप्शन के लिए प्रेफर है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है, प्रेफर्ड है, ठीक है। प्रेफर्ड और कंपलसरी में फर्क होता है। कंपलसरी होता है तो 6 साल तक के बच्चे को आप फिर उसको फॉस्टर केयर में ले ही नहीं सकते, बट ऐसा नहीं है। बट प्रेफर किया जाता है कि 0 से 6 साल का बच्चा अडॉप्शन में छोड़ा जाए और 6 से 18 साल का बच्चा फॉस्टर केयर में छोड़ा जाए, ये चीज़ याद रखनी है। दोज हुज पेरेंट्स सबमिटेड अ रिक्वेस्ट टू DCPU, ठीक है, दैट दे आर अनेबल टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। अब एक और है, कौन से क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी है फॉस्टर केयर के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई पेरेंट्स हैं वो ये डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को, DCPU को बोल देते हैं कि वो अपने बच्चे की केयर नहीं कर सकते, तो वो क्या करेगा, DCPU जो है वो उस बच्चे को लेगा और फॉस्टर केयर में छोड़ेगा। तो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, DCPU की फुल फॉर्म याद रखो। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के पास अगर कोई पेरेंट्स है, फॉर एग्जांपल किसी पेरेंट्स ने बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चे की केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो DCPU में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में, वो उनको बोलेंगे कि हम अपने बच्चे की केयर नहीं कर सकते, तो उस बच्चे को फिर DCPU द्वारा फॉस्टर केयर में छोड़ा जाएगा। अब DCPU क्या है? डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड, देखो यहाँ पर मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ऑल्दो प्रोबेबिलिटी लेस है कि इसके बारे में पूछा जाए, बट इसकी फुल फॉर्म वगैरह देख लेना। देखो एक है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज ये हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं चाइल्ड के प्रोटेक्शन के लिए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट लेवल में क्या होता है? स्टेट लेवल में होता है स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी, स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी, ये स्टेट लेवल में देखती है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज की इंप्लीमेंटेशन को। और डिस्ट्रिक्ट लेवल में कौन देखते हैं? डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, DCPU देखते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, ICPS जो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज को इंप्लीमेंट करने का, जो भी सर्विसेज हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन के रिलेटेड उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो स्टेट लेवल में एजेंसीज हैं दैट इज स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है दैट इज डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। इसका मतलब इनका काम है चाइल्ड की प्रोटेक्शन। तो जब भी पेरेंट्स अगर चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को केयर नहीं कर पा रहे हैं तो वो DCPU में जाकर जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद फॉस्टर जो है वो प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है। चिल्ड्रन, अब कुछ चिल्ड्रन जो है DCPU खुद आइडेंटिफाई करेगा थ्रू PONIC, PONIC मतलब प्रोटेक्शन ऑफिसर, नॉन इंस्टीट्यूशन केयर में प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, वो खुद भी आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ऐसे बच्चे हैं जिनको फॉस्टर केयर की जरूरत है, इनकी फैमिली में ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि इनकी केयर नहीं हो पा रही है, तो DCPU जो है खुद भी चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई कर सकता है। किसकी हेल्प से? जो प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर के, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। उसके बाद हुज पेरेंट्स आर म्यूचुअली इल,
म्यूचुअली इल नहीं, मेंटली इल होगा, ठीक है। अगर सपोज करो कोई पेरेंट्स हैं जो मेंटली इल हैं, कोई बीमार हैं, मतलब मेंटली बीमार हैं, तो उनके बच्चों को भी फॉस्टर केयर में लिया जा सकता है, ठीक है, डीसीपीओ ले सकता है। अगर कोई पेरेंट्स जो है वो मेंटली इल हैं तो लिया जा सकता है उनके पेरेंट्स। और अगर कोई पेरेंट्स हैं वो जेल में है, फॉर एग्जाम्पल कोई पेरेंट्स है उनको 15 साल का जेल टर्म मिला है, तो उसके बच्चे को फॉस्टर केयर में लिया जाएगा, और 15 साल को जब वो बाहर निकलते हैं तो वो फॉस्टर केयर से उस बच्चे को वापस भी ले सकते हैं। तो जिनके पेरेंट्स जेल में हैं उनके बच्चे को भी फॉस्टर केयर में रखा जा सकता है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और वो बच्चे जो विक्टिम्स हैं फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल अब्यूज़ के, फॉर एग्जाम्पल उनके साथ फिजिकल टॉर्चर हो रहा है या मेंटल टॉर्चर हो रहा है या सेक्सुअली अब्यूज़ किया जा रहा है, उन बच्चों को भी फॉस्टर केयर में लिया जा सकता है, ठीक है। ये क्राइटेरिया आपने याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल 0 से 6 साल तक के बच्चे को प्रेफर किया जाता है अडॉप्शन के लिए, 6 से 18 साल फॉस्टर केयर के लिए। और अगर कोई पेरेंट्स है जो केयर नहीं कर पा रहे हैं तो वो डीसीपीयू में आके बोलेंगे तो फिर उसका फॉस्टर वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर कुछ चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनको डीसीपीयू खुद भी आइडेंटिफाई करता है तो अपने प्रोटेक्शन ऑफिसर के तहत तो वो भी लिए जा सकते हैं फॉस्टर केयर में। जिनके पेरेंट्स जो है वो मेंटली इल हैं, जिनके पेरेंट्स जेल में हैं, या वो बच्चे जो फिजिकल, मेंटल या सेक्सुअल अब्यूज़ के शिकार हैं, तो उनको भी जो है फॉस्टर केयर में लिया जा सकता है, ठीक है। अब ये था बच्चों का क्राइटेरिया कि कौन कौन बच्चे जो हैं जिनको फॉस्टर केयर में लिया जा सकता है। अब ये है कि कौन कौन सा पर्सन है जो फॉस्टर पेरेंट बन सकता है। एक होता है, देखो, एक होता है बायोलॉजिकल पेरेंट जिसने बच्चे को जन्म दिया, ठीक है। बायोलॉजिकल पेरेंट, ध्यान से समझो, बायोलॉजिकल पेरेंट जिसने बच्चे को जन्म दिया। अब वो बच्चे की केयर नहीं कर पा रहे, कोई भी सर्कमस्टांसेस हैं, तो उसको हम फॉस्टर पेरेंट्स के पास छोड़ दें थ्रू आवर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, तो वो बनेंगे फॉस्टर पेरेंट। एक होता है अडॉप्शन पेरेंट। अडॉप्शन पेरेंट जो है जब वो अडॉप्ट कर लेते हैं बच्चे को तो वो इक्वल टू बायोलॉजिकल पेरेंट ही हो जाते हैं, क्योंकि उनको सारे लीगल राइट्स मिल जाते हैं, बट फॉस्टर पेरेंट को वो राइट नहीं मिलते। अब यहाँ पर इसमें क्या हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सा पर्सन जो है फॉस्टर पेरेंट। अब फॉस्टर पेरेंट हर कोई थोड़ी बन सकता है, उसके लिए भी कोई क्राइटेरिया होगा। ऐसे किसी को भी फॉस्टर पेरेंट बना दो तो वो बच्चे की केयर ही नहीं हो, तो बेनिफिट क्या है फिर इस कंसेप्ट को लाने का, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मैरिड कपल। अगर कोई मैरिड कपल है तो उसका स्टेबल मैरिटल स्टेटस नहीं होना चाहिए, दिस इज मैंडेटरी। वहाँ पर 2 साल था, यहाँ पर 5 साल का स्टेबल मैरिटल स्टेटस होना चाहिए। क्यों? अगर खुद तुम्हारा मैरिटल स्टेटस ही स्टेबल नहीं है, तुम्हारे घर पे डाइवोर्स वाली सिचुएशन बनी हो, तो तुम किसी बच्चे को क्या लाके उसकी ग्रोथ और नर्चरिंग करोगे? तो इसके लिए एक स्टेबल मैरिटल स्टेटस होना इज रिक्वायर्ड। तो 5 साल तक का स्टेबल अगर मैरिटल स्टेटस है तो वो मैरिड कपल जो है एज अ फॉस्टर पेरेंट जो है वो सर्व कर सकता है, ठीक। सिंगल पेरेंट भी कर सकता है, बट सिंगल पेरेंट में मैंने कंडीशन वहां पर भी अडॉप्शन में बताई थी, यहाँ पर भी बता देता हूँ। एक जो सिंगल मेल पेरेंट है, एक सिंगल जो फादर है फॉर एग्जांपल, वो सिर्फ बेबी बॉय को ही फॉस्टर केयर में ले सकता है या बेबी बॉय को ही अडॉप्ट कर सकता है, वो बेबी गर्ल को नहीं कर सकता। ये मैंने आपको बताया था। अगर सिंगल पेरेंट फादर है, एज अ फादर सर्व करने जा रहा है, तो वो सिर्फ बेबी बॉय को ही ले सकता है, बेबी गर्ल को नहीं ले सकता, ताकि जो है सेक्सुअल एक्सटॉर्शन वगैरह ना हो वहाँ पर, ठीक है। और अगर कोई मदर है, अगर वो सिंगल मदर रहेगी है, तो वो बेबी बॉय को भी ले सकती है और बेबी गर्ल को भी ले सकती है फॉस्टर केयर के लिए, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ चाइल्ड, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है जो फॉस्टर केयर में जाएगा, फॉर एग्जांपल उसके साथ ऐसे सर्कमस्टांसेस है उसको फॉस्टर केयर में जाना है, तो जरूरी नहीं है कि उसके रिलेटिव, इमीडिएट रिलेटिव, उसके एक्सटेंडेड फैमिली, दूर दूर के रिश्तेदारों में से भी कोई उसको फॉस्टर केयर में ले सकता है। और अगर रिश्तेदार नहीं है तो फिर अन्य रिलेटिव भी इंक्लूड किए जा सकते हैं, ठीक है। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, आपको पता है कुछ ऐसी एनजीओज वगैरह होती हैं जो इस काम में आती हैं, तो वो भी क्या है, अगर वो खुद चाहती हैं तो वो किसी बच्चे को उसका फॉस्टर पेरेंट बन सकती हैं। और रिकॉग्नाइज पर्सन हु आर विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड, अगर कोई भी रिकॉग्नाइज पर्सन है जो विलिंग है कि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं तो वो फॉस्टर पेरेंट बच्चे का बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एज क्राइटेरिया भी, अगर कोई वुमेन है वो फॉस्टर पेरेंट बनने जा रही है तो उसकी एज जो है 30 से 60 साल के बीच होनी चाहिए, और फादर जो है वो 65 ईयर्स तक का होना चाहिए, ठीक है। 65 ईयर्स से अबव नहीं, क्योंकि वो केयर नहीं कर पाएगा। 65 फादर के लिए और वुमेन के लिए 30 से 60 है, मतलब वुमेन 30 से 60 में चलेगी और फादर 30 से 65 तक चलेगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। इससे बाद वाला, फॉर एग्जांपल अगर एक वुमेन है, लेडी है, वो 60 अबव है या फादर है 65 अबव है, तो वो कैसे एक बच्चे की ग्रोथ करेंगे? वो खुद ओल्ड एज में है तो उसको खुद को संभालना है कि बच्चे को संभाल। तो ऐसे एक क्राइटेरिया जो है सेट किया जा रहा है कि कौन कौन जो है वो फॉस्टर पेरेंट बन सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। किनशिप ग्रुप इज प्रेफर्ड, ये चीज़ याद रखना, किनशिप ग्रुप को प्रेफर किया जाता है। कंपलसरी नहीं है कि किनशिप ही हो, किनशिप मतलब रिलेटिव, बट प्रेफर किया जाता है किनशिप, क्योंकि किनशिप होंगे तो उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखी जाती है, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या है, किस तरह से जो है वो आप अडॉप्ट कर सकते हो। एक और चीज़ यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर ना एक और जो लिव इन वाले हैं, मैंने अडॉप्शन में भी लिव इन बताया था, तो यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप में भी अगर कोई रह रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं, तो वो भी जो है वो फॉस्टर केयर में ले सकते हैं बच्चे को। बट यहाँ पर यह है कि आपको एक सॉलिड प्रूफ देना पड़ेगा,
ठीक है, सॉलिड प्रूफ देना पड़ेगा किसी भी तरह के, आप काफ़ी टाइम से लिव इन में रह रहे हो और आपका स्टेबल है लिव इन रिलेशन, तो तब भी आप भी क्या कर सकते हो, एक फॉस्टर केयर में बच्चे को ले सकते हो। अब प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने DCPU मैंने बताया, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो है उसके पास जाके रजिस्टर करना है, ठीक है। फिर वहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है, वहाँ पर जाके आपने खुद को रजिस्टर करना है जहाँ पे फॉस्टर पेरेंट रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, मेडिकल सर्टिफिकेट देखा जाएगा वो मेडिकली ठीक है फॉस्टर पेरेंट का। ये नहीं हो कि आपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स मेंटली इल थे, वहाँ से बच्चे को लाया और जहाँ पर छोड़ दे वो भी मेंटली इल हो, तो वहाँ ऐसा नहीं ना चलेगा। तो पहले उनका मेडिकल सर्टिफिकेट देखा जाएगा, आइडेंटिटी प्रूफ देखा जाएगा, उनका मैरिज सर्टिफिकेट, स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए फैमिली फोटो, ये सारी चीज़ें उनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है। उसके बाद उनकी काउंसलिंग की जाती है, फिर असेसमेंट होती है कि ये रख सकते हैं या नहीं। उसके बाद जो है वो एज अ फॉस्टर प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑल्दो इसके साथ डायरेक्ट लिंक नहीं है बट एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये ध्यान से देख लें। और पहले भी मैंने ये किसी टॉपिक में आपको पढ़ाया हुआ मिशन वात्सल्य रिलेटेड। देखो सबसे पहली बात, मिशन वात्सल्य है क्या? मिशन वात्सल्य किसने लॉन्च करा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। किसने लॉन्च करा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में। इसका काम क्या है? चिल्ड्रन की, मिशन वात्सल्य में चिल्ड्रन किसी बच्चे की क्या देखी जाती है? उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाता है। क्या देखा जाता है? सेफ्टी और सिक्योरिटी उसकी इंडिया में इंश्योर करी जाती है। किसके तहत? मिशन वात्सल्य के तहत। ये चीज़ आपने याद रखनी है। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसको एजुकेशनली सपोर्ट किया जाता है, फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है, फॉस्टर केयर के तहत सपोर्ट किया जाता है। ये सारा मिशन वात्सल्य में आता है। कौन कौन से बच्चे यहाँ पर इंक्लूड होते हैं? फॉर एग्जांपल देखो, जैसे स्ट्रीट चिल्ड्रन हो गए या कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत जो ऑर्फन है, ऐसे बच्चों को मिशन वात्सल्य के तहत एक फाइनेंशियल सपोर्ट काइंड ऑफ एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड की जाती है। अभी बताऊंगा कितना फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब वो बच्चे, ध्यान से सुनो इस पॉइंट को, चिल्ड्रन जो एलिजिबल हैं इस सपोर्ट लेने के लिए, मतलब चिल्ड्रन जो है, ऐसे गांव में ऐसे लोग होते हैं जिनको, जो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बच्चे जो है मिशन वात्सल्य के तहत बेनिफिट उठाना चाहते हैं, उठाने के ये उठा सकते हैं, मतलब इनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं है। ऐसे बच्चों को कौन आइडेंटिफाई करता है? एक चिल्ड्रन चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन कमेटी। सबसे पहले आपने याद रखना है CWPC क्या है? चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन कमेटी। इसका क्या काम है? चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन कमेटी ये उन बच्चों को आइडेंटिफाई करती है जिनको सपोर्ट मिलना चाहिए मिशन वात्सल्य के तहत। तो कौन आइडेंटिफाई करता है? चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन कम्युनिटी, ठीक है। इसने आइडेंटिफाई कर दिया। अब इसके आइडेंटिफाई करने के बाद जो स्पॉन्सरिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड होंगी, फॉर एग्जांपल पैसा प्रोवाइड होगा बच्चे को, वो किसकी रिकमेंड? इन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया, चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन कम्युनिटी ने आइडेंटिफाई कर दिया। अब रिकमेंड कौन करेगा? एक होती है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, ये रिकमेंड करेगी कि इनको जो है स्पॉन्सरिंग फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। और अप्रूवल किसका चाहिए? स्पॉन्सरिंग एंड फॉस्टर केयर अप्रूवल कमेटी। अगर ये बोल देती है स्पॉन्सरिंग, देखो यहाँ पर भी फॉस्टर केयर की बात हो रही है, स्पॉन्सरिंग एंड फॉस्टर केयर अप्रूवल कमेटी अगर बोल देती है कि इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना चाहिए तो मिलेगा। तो मिशन वात्सल्य क्या है? देखो मिशन वात्सल्य में वो बच्चे जिनको, मतलब जो ऑर्फन है, अबेंडन है, या जो स्ट्रीट काम करते हैं, चिल्ड्रन एज अ स्ट्रीट वर्कर काम करें, तो उन बच्चों के लिए ये एक स्कीम लाएगी मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर। इसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बच्चों को इंश्योर की जाती है। इसके तहत क्या होता है? ऐसे बच्चे जो लग सकता है कि इस सिचुएशन में हैं, जैसे ऑर्फन है, अबेंडेंट है, तो उनको आइडेंटिफाई करेगा। कौन आइडेंटिफाई करेगा? चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन जो कम्युनिटी है वो इसको आइडेंटिफाई करेगी। अब आइडेंटिफाई करने के बाद कौन रिकमेंड करेगा कि इसको जो है फैसिलिटीज मिलनी चाहिए? रिकमेंड करेगा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, बट रिकमेंडेशन को अप्रूव करने का काम किसका? अप्रूव करेगा स्पॉन्सरिंग एंड फॉस्टर केयर अप्रूवल कमेटी। जब ये क्या करेगी? अप्रूव कर देगी। देखो ये अप्रूवल है, नाम से ही पता चला, अप्रूव कर देगी तो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड होगा, एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड होगा, ठीक है। कुछ मेंटेनेंस अलाउंस भी यहाँ पर दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा है जिसकी उम्र 0 से 6 साल, कोई बच्चा है जो 6 साल तक है, उसको 1500 रुपये पर महीना मिलेगा, ठीक है। पर महीना 1500 रुपये किस बच्चे को मिलता है? जिसकी एज जो है 6 साल तक की होती है। और अगर कोई बच्चा 6 से 14 साल का है, उसको 2000 रुपये पर महीना मिलेगा। कितना मिलेगा? 2000 पर मंथ मिलेगा अगर कोई बच्चा 6 से 14 साल का है। अगर कोई बच्चा 14 से 18 साल के बीच में है, उसको कितना मिलेंगे? 2500 रुपये पर महीना। तो ये कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है मेंटेनेंस के लिए अलाउंस दिए जाते हैं हर महीने के लिए। कितना? अगर 6 साल तक का बच्चा है तो 1500 रुपये पर महीना, 6 से 14 साल का है 2000 पर महीना, और 14 से 18 साल का 2500 पर महीना। मिशन वात्सल्य के अंदर जो अप्रूवल देता है, वो अप्रूवल कौन देता है? स्पॉन्सरिंग एंड फॉस्टर केयर अप्रूवल कमेटी। इसलिए मैंने आपको ये बता दिया क्योंकि ये फॉस्टर केयर के रिलेटेड ही चीजें आती हैं, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ये आपका सेक्शनल टेस्ट का शेड्यूल है, जो मैंने आपको सेक्शन टेस्ट प्रोवाइड किए थे 1721। देखो ये टेस्ट हो चुके हैं, बट वेबसाइट में टेस्ट वहीं पर पड़े हुए हैं। awakeningclasses.in में जाकर आप इन टेस्ट का बेनिफिट उठा सकते हो। और कैसे इनरोल करना है, वो एक प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर एक वीडियो पड़ी हुई है, 10-12 दिन पहले पड़ी थी, हाउ टू इनरोल इन मॉक टेस्ट, 5-6 मिनट की वीडियो, उसको देख लेना, आपको पता चल जाएगा। और ये यूनिट 6 जो है ना, जिन जिन बच्चों ने अभी तक यूनिट 6 का नहीं देखा है, वो जाके यूनिट 6 के लेक्चर्स देखें।
ऑल दो सारे ऑलमोस्ट सारे लेक्चर मैंने वहाँ पे पढ़ाए हुए, कुछ पहले पढ़ाए थे, कुछ बीच में पढ़ाए, प्लेलिस्ट बनी हुई है सुपरवाइजर स्पेशलाइजेशन की, उसमें जाके कवर करें। और सुपरवाइजर का जो बाकी पोर्शन है वो भी मैंने मैक्सिमम पढ़ाया हो, तो उसको साथ साथ कवर कर लें। बाकी जो बच गया है, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद हम वो भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, उसमें जाएं, वो टेलीग्राम ग्रुप में हम शेयर करते रहते हैं उसके बारे में। इंस्टाग्राम हैंडल में डेली आपको एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलते हैं एग्जाम के लिए। 3-4 दिन से बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आ रहे हैं, वैसे ही करंट अफेयर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और लास्ट के दिनों में करंट अफेयर रिवाइज नहीं होते हैं। आपका एग्जाम चाहे जून में हो, जुलाई में हो या अगस्त में हो, बट इस साल के करंट अफेयर्स तो आपको आएंगे, तो आपने उन करंट अफेयर्स को भी साथ साथ कवर करना है इंस्टाग्राम हैंडल में जाके अवेकनिंग क्लासेस के, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।